नमस्कार, राज्य सेवा टीवी के कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं देश के जाने माने संसदविद और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल जी से। आपका दुनिया भर में बहुत व्यापक अनुभव है, खासतौर पर संसद और विधायिका के बारे में, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर आपने बहुत प्रमुखता से काम किया है। इसमें शिक्षा का विषय प्रमुख है। डॉक्टर साहब, पीठासीन अधिकारियों की बात आती है तो उसके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन जो ओवरऑल आपका बहुत व्यापक अनुभव है, आपने संसद में पीठासीन अधिकारी की भूमिका में, इसके बाद पंजाब जैसी विधानसभा को संभाला आपने, तो कुल मिला के कैसी चुनौतियां आप देख रहे हैं जो देश के तमाम विधायी निकाय हैं, अलग अलग बड़ा देश है और तरह तरह की स्थितियाँ, किस तरह के चैलेंजेज आप देख रहे हैं सर? देखिए, मैं ये इस पॉलिटिक्स में मैं जो हूँ वो 1957 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो मुझे सबसे पहले मैंने 69 में इलेक्शन लड़ी एमएलएज की, उसके बाद 77 में मैं एमएलए हमारे हल्का दाखा से बना, उसके बाद 85 में लोकसभा का मेंबर बना, फिर 97 में मैं एमएलए पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का भी बना और पंजाब विधानसभा के स्पीकर के तौर पर भी मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर मुझे 2004 से हल्का फ्लोर से पार्लियामेंट चुन लड़ने का पार्टी ने मौका दिया, वहाँ से मैं सेलेक्ट हो गया, इलेक्शन जीत गया, और 2004 से लेकर 2009 तक मुझे देश की लोकसभा का भी वहाँ बतौर डिप्टी स्पीकर के सेवा करने का मौका मिला। और जब से मैं 97 से एमएलए बना, देश का विधानसभा का स्पीकर बना, उस वक्त से लेकर मुझे बाहर जाने का बहुत मौका, कई बार मौके मिले हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की उसका भी मुझे प्रोसीडिंग देखने का बतौर वाइस चेयरमैन बनने का मौका भी मिला। आईपीयू की भी बहुत सी मीटिंगें मुझे देखने का मौका मिला, यहाँ तक कि देश का डिप्टी स्पीकर होते हुए यूएन जाने का भी मौका मिला, देश की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। तो मैंने बहुत देखा है कि हम इस बात पर प्राउड भी करते हैं कि वी आर प्राउड दिस फैक्ट दैट वी हैव ए लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ आवर डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी जो देश की है, ये मैच्योर डेमोक्रेसी है, इसकी डीप रूटेड है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कमेटी बनी थी, हमें उसने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कि जब कभी भी कोई हमारे समस्या आती है, फॉर एग्जांपल हमारे डेमोक्रेसी में हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, ये जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और हमारे जुडिशरी है। फॉर एग्जांपल इनमें कभी भी कहीं अगर कोई क्लैश आता है तो हमारे संविधान में ये हमें वहाँ प्रोविजन मिले हुए हैं जहाँ हम उनका को हल निकाल सकते हैं। जब कभी कहीं खास करके लेजिस्लेचर और जुडिशरी में कहीं टकराव आता है तो भी हमें वहाँ हल मिलता है। और हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं सर, ये जो आपने बात कही, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सर ये दिख रही है कि जो जितने चुनाव हो रहे हैं, जो 16 चुनाव हो गए पार्लियामेंट के या अलग अलग स्टेट में जो चुनाव हुए हैं, उनमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो वोटिंग परसेंट है लगातार बढ़ रहा है। त्रिपुरा जैसे स्टेट में तो 93-94% हो गया। इसका मतलब है कि जो लोग जो डेमोक्रेसी के प्रति तमाम कारणों से उदासीन भी रहे, उनकी भी भागीदारी बढ़ रही है जो है। तो इसका मतलब ये, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें सर तो राज्यों के जो कई विधानमंडल ऐसे हैं जिनमें बैठकों की संख्या कम हो रही है या अवरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके हिसाब से सर, आपने पूरी दुनिया देखा हुआ, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के भी वरिष्ठ पदाधिकारी के तौर पर भी आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा। आपके हिसाब से इसके कारण क्या है कि जो अवरोध लगातार बढ़ रहा है? क्या सदन की बैठकें जो कम होती जा रही हैं,
सरकारों की भूमिकाएं और बढ़ने की जरूरत है, क्या लगता है सर आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये कह दूं कि एक तो लोगों में जागृति आ रही है और एजुकेशन भी लोगों में आ रही है। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि 1947 में जितनी हमारी एजुकेशन थी उससे तो हम आगे बढ़े हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इलेक्शन में बढ़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ये है कि ये जो हमने पीरियड कम कर दिया, पहले हमारे जो वोटर का एज थी वो 21 ईयर्स थी, अब हमने 18 साल कर दिए हैं। तो ये नेचुरली अब हो सकता है कि बच्चों को वोट डालने का ज़्यादा शौक होता है। इसलिए ये जो आपका सवाल है ना कि क्यों बढ़ रहे हैं, वो तो मेरा यही है कि एक लोगों में जागृति आ रही है, एक लोग राज में भागीदारी लेना चाहते हैं। सरकार में जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो अपने नुमाइंदे भेजना चाहते हैं, इसलिए वो मैं कह सकता हूं कि वोटर जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है। 2 कारण ही मैंने बताए हैं, एक तो एजुकेशन और दूसरा जो उम्र का जो कम हो जाना और लोगों का तीसरा इंटरेस्ट बढ़ जाना, भागीदारी। वो चाहते हैं कि हम ऐसे नुमाइंदे को चुनें ताकि हमारा नुमाइंदा बहुत वोटें लेकर चुना जाए और वो कहे कि देखो मैं इतनी वोटें लेकर आया, मुझे मिनिस्टर बनाओ, मुझे पोजीशन दो। तो ये एक ऐसा सवाल है कि जो लोगों हमारी परसेंटेज बढ़ रही है। दूसरा जो आपने किया है कि ये जो बैठकों के कम हो रही है, देखिए इसका तो अफसोस हर एक को है। ये नहीं है कि हम समझते हैं कि हमारे देश में ये बहुत ही बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है। मैंने देखा पार्लियामेंट में जब मैं 85 में आया तो उस वक्त देखा, उससे पहले भी जब मैं आता था मुझे शौक था शुरू में कि मैं जब पार्लियामेंट में सेशन होता था 2 दिन 3 दिन यहाँ रह के जाता था शुरू से, तो काफ़ी लंबे सेशन चलते थे और पार्लियामेंट का भी चलता था, ये राज्यों का भी, ये स्टेट असेंबलीज का भी चलता था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि ये जो सेशन जो हैं ये दिन ब दिन इनकी गिनती कम हो रही है। हालांकि मुझे याद है कि एक कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हुई थी तो उसमें ये तय हुआ था कि भाई ये जो दिन कम से कम सिटिंग कम हो रही हैं, ये नहीं इनको बड़ा फिक्स की जाए, जैसे को कुछ दिन उन्होंने फिक्स किए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि दिन ब दिन कम हो रहा है। यहाँ तक मैं आपको पंजाब की बात कर दूँ, दूर की क्या, वहाँ ऐसे दिन भी आए हैं जहाँ 2 दिन में बजट भी पास हो जाता रहा, हालात रहे हैं। इसलिए लोग इस बात के बारे में रिजेंटमेंट में तो है, लोग चाहते हैं लेकिन कोई सरकार चाहती ही नहीं। मुझे एक बार याद है कि मैंने अपने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि दिन बहुत कम है, आप बढ़ा दो इनको। कहने लगे आप कितने दिन चाहते हैं बढ़ा दो? मैंने कहा 15 दिन चाहते हैं। कहते 15 दिन, चलो 10 दिन बढ़ा लो। हमारी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है सेशन से पहले, सेशन के ऑब्ituary रेफरेंस के बाद, तो मैंने मीटिंग बुलाई, उसमें अपोजिशन में, अब उनका नाम नहीं लेता, वो अब जिंदा है लोग। तो जब मीटिंग बुलाई तो उनसे पूछा भी बताओ क्या क्या किस तरह करना, क्या जो हमारी फॉर्मेलिटी होती है। तो वो कहने लगे जी दिन बहुत कम है। मैंने कहा आप ठीक कहते, चलो बढ़ा लो, कितने बढ़ाने हैं? तो वो कहने लगे जी चलो 1 दिन बढ़ा लो। मैंने कहा सरकार 10 दिन बढ़ाने के लिए 15 दिन बढ़ाने को तैयार है, ये अब अपोजिशन वाले कहते हैं कि भाई 1 दिन बढ़ा लो। तो इसलिए कि ये जो मैंने देखा जो एमएलए में मेहनत करने का रुझान था ना, जो कभी मेहनत करके आते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, तैयारी करके आते थे, अब वो कम होता जा रहा है। सर आपने देखा होगा कि लाइब्रेरीज में भी बहुत लोग कम जाते हैं, मैंने देखा। देखिए मेरा मानना ये है, मैं ये समझता हूँ कि एक एमएलए को तैयारी करनी चाहिए, अच्छे तरीके से अपना सवाल पुट तो होता ही है, जो उसके लिए उसका जो उसकी अपनी होती है सप्लीमेंट्री,
उसको बड़ी अच्छी तरह तैयारी से आना चाहिए। और दूसरी ये भी है कि मिनिस्टर को भी तैयार होकर आना चाहिए। देखिए कई बार हाउस में रौला इसलिए भी पड़ जाता है, शोर इसलिए भी हो जाता है कि जो मिनिस्टर है वो तैयारी करके नहीं आता। जो जवाब चाहता है जिस बात का एमएलए, वो उसको जवाब नहीं मिल रहा। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो रूलिंग पार्टी है उसके जो वजीर हैं उनको भी बड़ी तैयारी से आना चाहिए। और ये अगर वो तैयारी से हैं तो जो रौला जो कई बार डिस्टर्बेंस हाउस में होती है शायद वो ना हो। जी, मतलब ये दोनों पक्ष तैयार हैं। सर फिलहाल हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद बातचीत हमारी जारी रहेगी। इतिहास के खूबसूरत दौर से रूबरू कराती बेमिसाल बावलियां, जो हैं वास्तुकला का अद्भुत नमूना। जहां आज भी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं और कैमरे में यहाँ की यादें कैद कर ले जाते हैं। जल्द ही देखिए अस्मिता में एक यादगार सफर, बेमिसाल बावलियां, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात और हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल जी। सर बातचीत हो रही थी, अवरोध के बहुत सारे कारण हैं। एक बैठकें घट रही हैं, लेकिन आपने लोकसभा में देखा कि जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं वो काफ़ी मजबूत हो रही हैं जो है, और वो जो है वो सरकार की जवाबदेही। क्या जो राज्यों में इस तरह की कमेटियां हैं वो कैसी भूमिका में है? जी देखिए मैं समझता हूँ, मैंने खुद जैसे मैंने कहा कि बतौर डिप्टी स्पीकर मैंने देखा उसमें, जब हाउस में पेश हो जाता है बिल तो उस पर सभी लोगों को बोलने के लिए टाइम नहीं मिलता। लीडर बोलते टाइम लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड टाइम होने की वजह से लीडर बोल जाते हैं। जो अच्छे अच्छे और माहिर लोग होते हैं जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये जो स्टैंडिंग कमेटी है मैंने देखा ये बहुत यूजफुल है। ये जब बिल पेश होता है उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी को चला जाता है बिल। उसमें एक तो खुलकर बहस हो जाती है, और एक और भी बात है उसमें जो राय देते हैं कोई भी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से और अपने पॉलिटिकल व्यू से ऊपर उठकर देता है। ये स्टैंडिंग कमेटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहां से जो राय आती है विद अमेंडमेंट जो आती है वो सारी कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छी राय से सभी अपोजिशन और रूलिंग पार्टी वालों के वो सारी देखभाल करके वो आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी जो हमारा सिस्टम है दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। और स्टेटों में अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है, ये जो सेशन कम सिटिंग होती हैं वो भी शायद लोगों को, देश को, स्टेट के लोगों को वो महसूस ना हो। इनके अलावा एक चीज़ और महत्वपूर्ण जानना चाहूँगा सर कि जो विपक्ष है आपके हिसाब से उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि जब सदन संचालन नहीं होता तो उसका भी उतना ही नुकसान होता है जितना बाकियों का होता है। और बहुत सारे मसले ऐसे हैं, विधेयक ऐसे हैं, बिल जो कि पास नहीं हो पाते, क्योंकि पहले के बहुत सारे ऐसे बिल हैं अगर आप देखिए तो बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं उन पर, और तब जाके कानून बने हैं। किसानों के हित के कई कानून बने। यूपी में जमींदारी उन्मूलन का एक बड़ा क्रांतिकारी कानून हुआ, उसमें 500 जो है संशोधन काउंसिल ने बना के भेजे, उसको असेंबली ने एक्सेप्ट किया। तो ये चीज़ें लगातार जो घट रही हैं सर, इसके पीछे मूल कारण आपको क्या दिखता है जो है? देखिए मैं ये समझता हूँ इसमें थोड़ा सा स्पीकर का भी रोल आता है। देखिए स्पीकर जो है देखने को, स्पीकर सिर्फ देखने को ही न्यूट्रल इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली वो इंडिपेंडेंट जितनी देर तक वो सीट पर बैठा उसको प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये एक स्पीकर का धर्म है कि वो जो सरकार की लेजिस्लेशन है वो कराए, लेकिन उसका उतना ही धर्म है कि अपोजिशन को, उसका फर्ज है कि अपोजिशन को भी साथ लेकर चले। अपोजिशन को यह साहस नहीं होना चाहिए कि स्पीकर बायस है। स्पीकर सिर्फ न्यूट्रल होना ही नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली दिखना भी चाहिए।
अपोज रूलिंग पार्टी जब कभी यहाँ डेडलॉक होता है, रौला पड़ता है, क्योंकि सरकार की लेजिस्लेशन, अगर स्पीकर उसकी लेजिस्लेशन ना कराए तो सरकार स्टैंड स्टिल हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि स्पीकर को जहां सरकार की लेजिस्लेशन करानी है वहां अपोजिशन को भी साथ लेकर चले। कई बार ऐसा मौका आता है जहां डेडलॉक हो जाता है, तो मैं समझता हूं स्पीकर को चाहिए रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन के जो लीडर हैं उनको बुलाए और उसका कोई हल निकाले। जी सर, आपने ये कहा, बिल्कुल ठीक कहा सर। अभी जैसे कि ये लखनऊ में सम्मेलन हो रहा है, इतना इम्पोर्टेंट, एक बड़ी संस्था है जिसकी 94 साल उम्र हो गई है, 77 सम्मेलन हो चुके, इसके जो है 77 सम्मेलन हो गए हैं एक तरह से। ये जो पीठासीन अधिकारियों के जो सम्मेलन है, इस संस्था की क्या उपयोगिता है आपके हिसाब से, क्योंकि आपने पहले भी इनकी वर्किंग को देखा है तमाम तरह से। क्या जो फैसले लिए जाते हैं उनमें राज्यों में एक राय बन पाती है, कुछ आपको फॉलोअप ठीक से होता है क्या? जी, इनका फायदा तो है, ऐसी बात नहीं। देखिए जैसे आज पार्लियामेंट रोल इन डेवलपमेंट है, जैसे आज इसमें देखिए चर्चा, तो आप जैसे ये सब्जेक्ट आया है कि पार्लियामेंट का क्या उसमें योगदान है डेवलपमेंट में, तो इसमें हम देखते हैं, अब हम बहस कर रहे हैं, जितने स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर भी हैं, इसमें बहस चल रही है कि पार्लियामेंट जैसे है वो डेवलपमेंट में क्या रोल कर सकती है। लेकिन मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट कैसे हो, डेवलपमेंट के लिए अवेयरनेस चाहिए, और अवेयरनेस कहाँ से आएगी, अवेयरनेस हम कहाँ से लाएंगे, अवेयरनेस एजुकेशन से आएगी। एजुकेशन जो है वो एजुकेशन अपने जीवन के लिए तो है ही, पर्सनल लाइफ के लिए तो है ही, लेकिन हेल्थ के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा बेस ये है, मेरा ये मानना है कि अपनी जो एजुकेशन है, ख़ास करके मैं समझता हूँ कि गांव की जो एजुकेशन है, ख़ास करके मेरा जो सब्जेक्ट है वो है, मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिशियन, बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट हायर एजुकेशन। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट भी ऐसे हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट हायर एजुकेशन, बट दे डोंट कंसिडर, दे डोंट टॉक अबाउट प्राइमरी एजुकेशन। तो मेरी इसमें सोच ये है कि जितनी देर तक मैंने यहाँ पार्लियामेंट का, जब देश का डिप्टी स्पीकर था, मैं इसका किसी पार्टी पर इल्ज़ाम नहीं देता कि गांव के लोगों की, जहां गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन प्राइमरी स्कूलों की एजुकेशन स्पॉइल हो रही है। मैं किसी पार्टी को नहीं एलिगेशन करता, लेकिन सभी उसमें मैं समझता हूं कि कंट्रीब्यूशन है इनकी। वो ये मैं समझता हूं कि प्राइमरी, मैं जब, इसलिए मैंने कॉन्फ्रेंस, यहाँ एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो उसमें हर स्टेट के 20-25 एमएलए आए। उसमें सब्जेक्ट था SC ST एंड पुअर पीपल्स प्राइमरी एजुकेशन इन विलेजेस। तो उनका जो उद्घाटन था वो देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया, और उसकी प्रधानगी उस दिन की, पहले दिन की, वो श्री LK अडवाणी जी ने की, जो अपोजिशन के लीडर थे उस वक्त। नेक्स्ट दिन सोनिया गांधी जी ने उसका इनॉग्रेट किया और प्रधानगी उसकी भैरव सिंह शेखावत ने की। उस वक्त जो मिनिस्टर थे, 40-45 मिनिस्टर जो थे, उस कॉन्फ्रेंस में आकर बोले, और स्टेटों के एजुकेशन मिनिस्टर भी आए। तो उसमें सभी ने इस बात, जैसे कि सार कमीशन, अपने सामन टेक सिंह आलूवालिया जी भी आए, स्टेटों के वाइस चांसलर भी आए, CM भी आए उसमें। तो उन्होंने एडमिट किया कि हमारा देश उतनी देर तक तरक्की नहीं कर सकता जितनी देर तक कि हम प्राइमरी एजुकेशन जड़ी है उसको नहीं सुधारते, उसका नहीं ठीक करते। मेरा मानना यह है कि देश के सभी बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, चाहे वो पब्लिक स्कूल हैं, सभी स्कूलों का
और उनका स्टैंडर्ड जो है एक होना चाहिए, और देश के सभी बच्चों को, चाहे वो किसी स्कूल में भी पढ़ते हैं, सिलेबस जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है, मैं चाहता हूँ कि राइट, हमें संविधान ने राइट टू एजुकेशन तो दिया है, लेकिन 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो देनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि राइट टू एजुकेशन की जगह राइट एजुकेशन चाहिए। ये नहीं है कि गरीब का बच्चा तो ऐसे स्कूल में, गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़े जहां ना कोई टीचर 1-2 है, और वहां अंग्रेजी जो है वो भी 5वीं 6वीं से शुरू होगी, और ये जो अमीर का बच्चा है वो ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ से अंग्रेजी जो है वो LKG लोअर KG से शुरू होती है। अब आप ही सोचें, एक बच्चे ने तो 5वीं 6ठी जमात से इंग्लिश शुरू करनी है, एक बच्चे ने LKG से शुरू करनी है, KG से शुरू करनी है, वो काबू उसका कंपटीशन में काबू उसका मुकाबला कर सकेगा। मेरा कहना ये है, मैं देशवासियों से यही कहता हूं कि हमारा, आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि हमारे फौज में अफसर कम है जी, हमारी दूसरी जगह अब हमें अच्छे अफसर नहीं मिल रहे जी, हमारी मेडिकल सीटें जो हैं वो वेकेंट जा रही हैं जी, हमारी इंजीनियरिंग जो सीटें हैं इंजीनियरिंग की वो खाली जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? कभी किसी ने ये सोचा? दरअसल हकीकत ये है कि बेसिक एजुकेशन नहीं है उनके पास। जब किसी के पास बेसिक एजुकेशन नहीं, तो जब वो 8वीं से 6वीं जमात में, प्राइमरी से 6ठी जमात में जाएगा, उसको आता जाता कुछ होगा नहीं, उसका बेस होता नहीं, 10वीं तक वो चढ़ते बहुत कम परसेंटेज रह जाएगी सर। और इसलिए मेरा कहना है कि इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल सिलेबस टू दी ऑल चिल्ड्रन ऑफ द नेशन होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल करेंगे, क्योंकि आपका एक व्यापक अनुभव है कि जो देश की जो विधानसभाएं हैं उनको और ताकतवर बनाने की दिशा में क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि बात हो रही पेपरलेस पार्लियामेंट की और चीज़ों की, कंप्यूटराइजेशन की, लेकिन वो और सशक्त कैसे बन सकती हैं आपके हिसाब से? क्या कुछ ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन हो, या भारत सरकार हो? क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे संसाधन भारत सरकार के पास हैं, राज्यों के पास कम है, तो क्या करने की जरूरत है? देखो, एक बात तो ये है कि मैं समझता हूँ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, चाहे वो लोकसभा का है, चाहे वो राज्यसभा का है, चाहे वो किसी स्टेट का है, नंबर 1। सेकेंडली ये है कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का दोनों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं, देखिए अब इस बार मेरी से फर्ज करो, इस बार अगर मेरी पार्टी की सरकार है तो मेरी पार्टी तो ये कहती है कि भाई ये जो है मतलब सीटिंग कम होनी चाहिए, ये रौला पड़ता है, इनको निकाल देना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। लेकिन इस वक्त तो रूलिंग पार्टी वाले सोचते नहीं, जब वो खुद अपोजिशन में आते हैं तो फिर वही काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी को बैठकर एक फैसला करना चाहिए कि भी इस हद तक हमने वहां हाउस में जो है क्रिटिसाइज करना है। ये नहीं है कि 2 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, वो बैठे वो हाउस में खड़े होकर रौला डालते हैं, वेल में आ जाते हैं कि वो उनकी डिमांड क्या होती है, हमने हाउस नहीं चलने देना। हाउस नहीं चलने देने का मतलब ये है कि कितनी वेस्टेज होगी मनी की, कितना टाइम वेस्ट होगा। ये जो जितने MLAs हैं, जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनका टाइम कितना है, इन्होंने अगर उनका काम सही चले तो ये उतना लोग अपने फील्ड में काम करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे, अपने और देश का काम करेंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ इसमें दोनों, आखिर कहीं तो हद किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही होगा कि भाई क्योंकि आज अगर कोई रूलिंग पार्टी है, कल को अपोजिशन भी होगी, किसी ना किसी जगह तो हमें ये हद मुकर्रर करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ तक रौला डालना, यहाँ तक नहीं डालना। इसलिए मेरी सोच ये है कि रूलिंग और अपोजिशन पार्टियां जो हैं मतलब
एक उनको- लक्ष्मण रेखा तय कर लें ये। उनको एक यानी हद मुकर्रर कर लेनी चाहिए कि भाई यहाँ तक रौला डालना, आगे नहीं। फॉर एग्जांपल वेल है, वेल में आना है तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है। मैंने देखा है, एक और भी अपनी ज़िंदगी में देखा है, वेल में आते हैं, बैठे रहते हैं, रौला डालते रहते हैं, यहाँ तक कि लास्ट टाइम मेरी अपनी चेयर पर मैं फॉर्चुनेटली उस वक़्त था नहीं, वो चेयरमैन बैठा हुआ था। तो क्या हुआ कि अपोजिशन वाले, मैं तो वो अंदर काम कर रहा था, अपोजिशन वाले मेरी चेयर पर बैठने के लिए चले गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को कोई कहीं ना कहीं तो आखिरकार ये हद मुकर्रर करनी ही पड़ेगी, लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी, भी यहाँ तक हमें जाना है, आगे नहीं जाना। और मुझे वो याद है कि ये जो रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन के जो बैठकर अगर वो हल निकाल लें तो वो बेटर होगा, मतलब मिलजुल करके एक रास्ता निकाला जा सकता है। निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे हम किसी और खास मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।